वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ रहे थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो उसका कुछ पार्ट रह गया था, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, कि जो डीएनए और आरएनए है दोनों ही म्यूटेट कर सकते हैं, लेकिन जो आरएनए है वो ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए उसका म्यूटेशन या उसमें म्यूटेशन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें म्यूटेशन फास्टर रेट पे होता है। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। इसीलिए जो वायरसेस होते हैं उनका क्या होता है, आरएनए जीनोम होता है, जिसकी वजह से उनकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है और बहुत जल्दी वो म्यूटेट कर लेते हैं और बहुत जल्दी अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन बनाने के लिए। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रोटीन ऐसे ही बनते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसलिए कहा गया है कि आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन ईजिली बन सकता है। हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, इसलिए वहाँ पे कैरेक्टर ईजिली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। डीएनए हाउएवर, अब ऐसे क्यों कहा है कि कैरेक्टर ईजिली एक्सप्रेस होते हैं? क्योंकि कोई भी जो हमारा कैरेक्टर है, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा कोई भी चीज़ प्रोटीन के फॉर्म में ही एक्सप्रेस होती है। प्रोटीन बनता है तभी वो चीज़ हमारी बॉडी में आगे दिखाई देती है, इसलिए कहा गया है कि इसलिए आरएनए जो जिनके पास जीनोम होता है वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं ईजिली एक्सप्रेस हो जाते हैं। डीएनए हाउएवर डिपेंडेंट और आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। वहीं पे अगर बात की जाए डीएनए की, तो इसलिए डीएनए डिपेंड करता है आरएनए पे प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा फिर ही आरएनए से प्रोटीन बनेगा। द प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड द आरएनए। तो मतलब जो प्रोटीन बनाने की मशीन है जो किसके अराउंड इवॉल्व करती है? आरएनए। मतलब बेसिकली हमें प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए की आवश्यकता है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, कि दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और इसलिए उसको प्रेफर्ड किया जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए आरएनए ज़्यादा बेटर है। इसीलिए ही सेंट्रल डोगमा क्या बताता है कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है, और वो यही बताता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बेटर कौन है? डीएनए, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए कौन बेटर है? आरएनए। Now RNA world. From the foregoing discussion, an immediate question become evident, which is the first genetic material, कि पहला genetic material कौन है? It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the facts and the points. RNA was the first genetic material, कि RNA क्या है? पहला genetic material है। RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that the essential life process जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा इवॉल्व अराउंड आरएनए, ये आरएनए से इवॉल्व हुए हैं। आरएनए यूज टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज अ कैटलिस्ट, कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम भी करता है, उसके साथ साथ कैटलिस्ट का काम भी करता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन द लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय अ प्रोटीन एंजाइम, कि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस है हमारे लिविंग सिस्टम की जो आरएनए कैटलाइज करता है, ना कि प्रोटीन। लेकिन आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हैंज अनस्टेबल। आरएनए क्या है? एक कैटलिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, इसलिए डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ, ताकि उसे हम स्टेबल बना सकें। DNA being double stranded and having complementary strand further resist changes by evolving a process of repair। तो इसलिए DNA क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है, एक तो उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, जिसके वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उनको रजिस्ट कर पाता है और अपने आप को रिपेयर कर पाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए है, वो बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसके लिए, और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो आरएनए कैटलाइज करते हैं, प्रोटीन नहीं करते हैं, और आरएनए से इवॉल्व हुए हैं हमारी ये सारे प्रोसेसेस जो मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन वगैरह है, और आरएनए में ही केमिकली मॉडिफिकेशन होकर हमारा डीएनए बना है, ताकि हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें और उसको ज़्यादा स्टेबल बना सकें। नाउ रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? While processing the double helical structure of the DNA, Watson Crick had immediately proposed a scheme for a replication of DNA। अब इन्होंने कहा, जब इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया, इन्होंने सेंट्रल डोगमा दे दिया, अब उसके बाद इन्होंने एक स्कीम और दे दी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, की डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट, अगर उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट को बताया जाए कि उन्होंने क्या बोला था, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहा कि ये हमसे बच नहीं सकता था, हमने इमीडिएटली इसको नोटिस किया कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग हम लोगों ने बताई, मतलब जो हमने सेंट्रल डोगमा और जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बताया, वो इमीडिएटली ये भी सजेस्ट करता है कि वो उसके पास अपना खुद का कॉपी मैकेनिज्म है, कि मतलब जो उसके पास जेनेटिक मटेरियल है वो उसकी कॉपीज़ बना सकता है। किसने दिया ये? वॉटसन क्रिक ने 1953।
The scheme suggests that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand. ये स्कीम ये कहती है कि जो दो स्ट्रैंड आपस में सेपरेट होंगे, जैसे हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रैंड ये एक स्ट्रैंड ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और दोनों किसका काम करेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, ताकि वहाँ से क्या बन सके, नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन सके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड द वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। अब जो रेप्लिकेट हो जाएगा तो हर एक जो नया डीएनए बनेगा उसके पास एक पेरेंटल होगा और एक नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। तो इसी स्कीम को कहा गया है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस चीज़ को क्या टर्म दी गई, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो मतलब हमारा डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखते हैं कि कैसे प्रूव हुआ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, कि ये प्रूव हो चुका था डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। इट वाज शोन इन द एस्चेरिया कोलाई, किस में दिखाया हमने, ये एस्चेरिया कोलाई में दिखाया। सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, फिर ह्यूमन सेल्स, इन सब में हमने इसको दिखाया। अब जो मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टेल थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा 1958 में। क्या किया उन्होंने, अब देखते हैं। उन्होंने ग्रीव करा ई कोलाई को एक मीडियम में, उसके पास क्या था, NH4Cl। अब जो N15 है वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। दिस रिजल्ट वॉज दैट जो N15 था वो इनकॉपरेट हो गया उसके न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में, क्योंकि हमने जब जिस मीडियम में ग्रो करा, हमें पता है डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अभी सेपरेट होंगे, एक स्ट्रैंड इधर और एक स्ट्रैंड इधर। अभी इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक और डीएनए नीचे बनेगा स्ट्रैंड, तो एक पेरेंटल है एक डॉटर है। तो वही जब वो ग्रो करा जो नया सिंथेसाइज हुआ तो उसके पास क्या आ जाएगा, ये न्यूली इनकॉपरेटेड जो होगा वहाँ पे N15 आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस लगते हैं डीएनए में, इसलिए नाइट्रोजन का ये वाला हमने यहाँ पे आइसोटोप उठाया उसका हैवी नाइट्रोजन का, एज वेल एज द अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड थे वहाँ पे ये आ जाएंगे। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को हम नॉर्मल डीएनए से आसानी से अलग कर सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन, किस में, सीजियम क्लोराइड में। डेंसिटी ग्रेडियंट, प्लीज़ नो दैट जो N15 है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, वो क्या है, बल्कि हैवी आइसोटोप है डेंसिटी के बेसिस पे। तो एक N14 होता है और N15 होता है। तो N15 क्या है, उसका नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। अब उन्होंने जब ट्रांसफ़र किया इस सेल को मीडियम में नॉर्मल सेल के साथ, जो नॉर्मल 14 है, N14 4 सेल, और सैंपल लिए वहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल पे, जब सेल मल्टीप्लाई हुआ तो उन्होंने देखा जो एक्सट्रैक्टेड डीएनए था वो रिमेन्ड एज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल। तो वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल में था। तो जो बहुत सारे सैंपल थे जब उनको सेपरेट किया गया इंडिपेंडेंटली CH ग्रेडियंट पे, तो हमने क्या क्या देखा, देखो ये था हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, N15 डीएनए, 20 मिनट बाद उसको N14 के साथ डाला जनरेशन 1, तो वहाँ पे एक क्या है, एक पेरेंटल और एक न्यू, पेरेंटल और न्यू। फिर जनरेशन 2 आई तो उसमें देखा कि जो हमने करे डबल हेलिकल N14 भी मिला, हाइब्रिड भी मिले और ओरिजिनल 1 भी मिला। तो ये हैवी, ये हाइब्रिड है इसका, और ये देखो हाइब्रिड भी कुछ मिले और कुछ लाइट डीएनए भी मिले। तो ये सब हमने कैसे ऑब्जर्व करा, जब हमने डीएनए को सेपरेट किया थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें पूछते हैं क्या था साथ में, तो सीजियम क्लोराइड यूज़ होता है इसके अंदर। तो thus the DNA that was extracted from the cultural one generation after the transfer N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divide in 20 minutes। तो जब हमने देखा कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया उस कल्चर से जिसमें क्या किया था, N15 को ट्रांसफर किया था N14 मीडियम में आफ्टर 20 मिनट, मतलब जब E. coli 20 मिनट बाद ही, क्यों, क्योंकि E. coli जो होता है 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो उसके पास क्या था, हाइब्रिड था और इंटरमीडिएट डेंसिटी थी। डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट किया गया कल्चर से आफ्टर अनदर जनरेशन, दूसरी जनरेशन के बाद, मीन्स जनरेशन 2 के बाद आफ्टर 40 मिनट्स, तो क्या देखा गया, वॉज कम्पोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। अब जो जनरेशन 2 आई उसके पास दोनों डीएनए मिले, हाइब्रिड डीएनए भी मिला और लाइट डीएनए भी मिला। तो अगर ये क्या देखा गया कि इसमें दोनों चीज़ें आई, हाइब्रिड भी आ रहा है और हमारे पास जो हमारा पुराना था वो भी आ रहा है। तो इससे यही प्रूव होता है कि हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। Very similar experiment involving using radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on the Vika fabia। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट और कहाँ हुए थे और उसमें क्या लिया गया था। यहाँ लिया गया है रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या लिया गया है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया गया है। कैसे डिटेक्ट करने के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नए जो सिंथेसाइज डीएनए होता है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और किस पे किया गया था, वीका फैबा पे, फैबा बीन्स पे, और किसने किया था, टेलर और उसके कलीग्स ने 1958 में। यहाँ से PYQ पूछा गया है।
द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द डीएनए इन क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, कि जो एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव करा कि जो डीएनए है क्रोमोसोम में वो भी रेप्लिकेट करते हैं सेमी कंजर्वेटिवली। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर में होता है। नाउ द मशीनरी एंड द एंजाइम्स इन लिविंग सेल्स, जो अब लिविंग सेल्स हैं वहाँ पे ई कोलाई जो है जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम कैटलिस्ट लगते हैं। इन द लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब रेप्लिकेशन कराने के लिए बहुत सारे कैटलिस्ट, बहुत सारे एंजाइम्स की आवश्यकता है। जो मेन एंजाइम है उसे कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं उसको? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब अब ये जो मेन एंजाइम है क्या करता है, ये एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये यूज़ करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड को ताकि ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कर सके। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। ये कैसे एंजाइम्स होते हैं? बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम होते हैं, क्योंकि ना इतने बड़े न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्या करना है? पॉलीमराइजेशन करना है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है बहुत ही कम टाइम में। ई कोलाई दैट हैज़ ओनली 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। अब जो ई कोलाई है जिसके पास है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है, अगर उसको कंपेयर करा जाए ह्यूमन के साथ, ह्यूमन डिप्लॉयड कंटेंट के साथ जिसके पास क्या है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, तो कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। तो ये कितने मिनट में कंप्लीट हो जाता है? 18 मिनट्स। देखो अभी थोड़ी वेरिएबिलिटी, अभी हम पीछे पढ़ के आए कि हर 20 मिनट में कर रहा था, और यहाँ कह रहा है कि वो कितनी देर में रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है? 18 मिनट में। मतलब उसकी नई जनरेशन बोल रहे थे कि 20 मिनट बाद डिवाइड कर रहा था, और यहाँ का है कि रेप्लिकेशन कितने मिनट में हो जाता है? 18 मिनट में होता है। डेट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ द पॉलीमराइजेशन हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली कितना जाता है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, इतना जाता है। नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, सिर्फ इन पॉलीमरेज को फास्ट होना ही ज़रूरी नहीं, इनको एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी क्या कराना है, इनको एकदम एक्यूरेसी के साथ काम कराना होता है। तो अगर कोई मिस्टेक होती है रेप्लिकेशन के टाइम पे, जिस उससे क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगी। तो इनकी एफिशिएंसी, इनकी एक्यूरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। फर्दर मोर जो एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, और जो एनर्जेटिकली प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। अब जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो डुअल पर्पस करता है, दो काम करता है। क्या? इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट के साथ साथ वो एनर्जी भी देता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की। कौन? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा DTP, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज अ डुअल पर्पस। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन डुअल पर्पस परफॉर्म करता है? इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, क्या? सबस्ट्रेट के साथ साथ वो एनर्जी भी देता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। अब कैसे देता है? जो दो टर्मिनल फॉस्फेट है उसके पास डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के साथ, वो क्या है? हाई एनर्जी फॉस्फेट्स हैं जैसे कि ATP में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन डुअल पर्पस का काम करता है, कौन एडिशन कराता है, और कौन उसमें उसका एनर्जी भी उसको ट्रांसफर देता है पॉलीमराइजेशन के लिए, क्योंकि अब में पॉलीमराइजेशन कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर हम बात करते हैं कि एडिशन के साथ साथ जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है उसके बहुत सारे मैनी एडिशनल एंजाइम्स भी हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमें इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कराने के लिए, अगर पूरी एक्यूरेसी के साथ कराना है। तो फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, लंबे डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, सिंस द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायर लेंथ। अभी इतना बड़ा हमारा अप्रॉक्स 2 मीटर के लेंथ का डीएनए, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा डीएनए एक बार में पूरा सेपरेट हो जाए, नहीं। ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है इस काम के लिए, तो हम पूरी लेंथ को एक साथ अलग नहीं कर सकते। जो रेप्लिकेशन अकर होता है स्मॉल ओपनिंग्स में होता है डीएनए हेलिक्स की, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट ओपन होता रहता है और फिर वहाँ पे क्या होता है? रेप्लिकेशन होता जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट ओपन होता है, तो उसलिए से क्या कहा जाता है? उसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है, कि क्योंकि कुछ ही पोर्शन वहाँ पे ओपन होता है। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को एक ही डायरेक्शन में। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है? सिर्फ 5' से 3' में। दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। इसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। मतलब अब हमारा डीएनए में पता है कैसे जाता है, ऐसे होता है, एक होता है 5' से 3', दूसरा होता है 3' से 5'। अब पॉलीमराइजेशन सिर्फ 3' कहाँ होगा? सिर्फ 5' to 3' के डायरेक्शन में ही होगा हमारा पॉलीमराइजेशन। कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड जो टेम्पलेट है जिसके पास पोलैरिटी है 3' से 5' की, वहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे होगा? कंटिन्यूस होगा।
लेकिन जो दूसरी तरफ का टेम्पलेट है जिसकी पोलैरिटी है 5' to 3', वहाँ कैसे हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाते हैं, फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। और फिर उन फ्रैगमेंट्स को बाद में हमें ज्वाइन कराना पड़ता है डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, कैटालाइज कराता है पॉलीमराइजेशन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इट इज 5' से 3' डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क पे। क्या कॉन्सिक्वेंटली जो एक स्ट्रैंड है, मतलब जो टेम्पलेट है जिसकी पोलैरिटी है 3' से 5', वो वहाँ पे तो रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होता है क्योंकि पॉलीमराइजेशन 5' से 3' डायरेक्शन में ही होगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा जो टेम्पलेट है जिसकी पोलैरिटी है 5' से 3', वहाँ कैसा होता है, वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है कहाँ कंटिन्यूस होगा कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा और किस डायरेक्शन में ही सिर्फ पॉलीमराइजेशन होता है। द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनको बाद में ज्वाइन किया जाता है एंजाइम डीएनए लाइगेज के थ्रू। अभी हम इसको फिगर में भी समझेंगे। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है ऑफ देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपने आप से ये प्रोसेस नहीं करवा सकता, खुद से इनिशिएट नहीं करवा सकता। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस इन डीएनए, और रेप्लिकेशन भी किसी भी प्लेस पर डीएनए पे ऐसी एकदम से शुरू नहीं हो जाएगी, कोई भी प्लेस है डीएनए वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। देयर इज़ अ डेफिनेट रीजन, एक रीजन होता है पर्टिकुलरली वहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है। तो देयर इज अ डेफिनेट रीजन इन इक्वल डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सच रीजन्स आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, ओराई, जो हम बायोटेक में भी पढ़ के आए कि कोई भी आइडल जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर बनता है वहाँ पे क्या होना, ओराई होना बहुत ज़रूरी है। डेट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि वहाँ पे क्या हो सके, रेप्लिकेशन हो सके। तो वही ऐसे रीजन जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। It is because of the requirement of the origin of replication that the piece of DNA need to be propagated during recombinant DNA procedure requires a vector। अब वही बात आ गई कि क्यों ज़रूरी है कि जब रिक्वायरमेंट होगी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, कि जब भी कोई पीस ऑफ डीएनए उसको आगे प्रोपोगेट कराना होगा या कोई भी रिकॉम्बिनेशन होता है जब डीएनए प्रोसीजर्स में, तो उसे वेक्टर की आवश्यकता होता है। और वेक्टर क्या करता है, प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। हम हर एक डिटेल रेप्लिकेशन की नहीं समझ सकते बहुत अच्छे से अभी, क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट उसका ब्रीफ कंटेंट पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इन यूकैरियोट जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है सेल साइकिल के। और रेप्लिकेशन डीएनए का एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल साइकिल बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। क्यों, मान लो डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया लेकिन सेल डिवाइड ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, वहाँ पे पॉलीप्लाइडी हो जाएगी, बहुत डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन एक कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। अ फेलियर इन अ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लाइडी। वही अभी मैंने बताया कि अगर फेलियर हो जाए सेल डिवीजन का डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। अ क्रोमोसोमल एनोमली, मतलब क्रोमोसोमल के नंबर्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। यू विल लर्न द डिटेल्ड नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट द इन हायर क्लासेस, और ये सब आप और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, अपनी हायर क्लासेस में। अभी हम डायग्राम देखते हैं। देखो ये है हमारा डीएनए। अब जिस ये हमारा पूरा डीएनए, अब ये देखो जहाँ पे डीएनए की ओपनिंग हुई है, दैट तो क्या बनाया इसने, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया। यहाँ पे क्या हुई, डीएनए की ओपनिंग हुई। अब दो पोलैरिटीज़ हैं इसकी। एक पोलैरिटी क्या है, 5' से 3' डायरेक्शन, और ये है 3' से 5' डायरेक्शन। अब हमने कहा पॉलीमराइजेशन 5' से 3' डायरेक्शन में ही होता है। कहाँ होगा, वो 5 से 3 की तरफ करेगा पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमराइजेशन करने का डायरेक्शन होगा 5 से 3। ये नहीं कि टेम्पलेट के 5 से 3 में जाएगा, नहीं, टेम्पलेट के 5 से 3 में नहीं जाएगा। अपना जो पॉलीमराइजेशन करेगा वो 5 से 3 की तरफ चलता हुआ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या बनता है, जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, वहाँ क्या बनता है, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है। बिल्कुल देखो कंटिन्यूस है ना पूरा, ये पूरा कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता है। वहीं पे जहाँ पोलैरिटी चेंज है, ये क्या है पोलैरिटी, 5' से 3' डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, तो वहाँ क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि वो पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन से 5' to 3' ही है। इसलिए वहाँ पे क्या बनते हैं, फ्रेगमेंट्स, और इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता था। और ये फ्रेगमेंट्स जो होते हैं बाद में एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, उसके थ्रू इनको ज्वाइन किया करवाया जाता है। ये है हमारा पूरा रेप्लिकेशन।
नाउ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। मतलब अब जो पूरा प्रोसेस जो हमने पूरा रेप्लिकेशन करा दिया, अब डीएनए का एक स्ट्रैंड उठा के, हमारा डबल स्ट्रैंडेड है सपोज, अब जो यहाँ सीक्वेंस प्रेजेंट था कुछ, अब हम इस एक स्ट्रैंड को उठा रहे हैं और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम किस में करवा रहे हैं? आरएनए में। तो इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करवाना एक स्ट्रैंड से डीएनए का इनटू आरएनए, उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री का प्रिंसिपल चलता है, उसी की वजह से ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स अ बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। वही, अब डीएनए में क्या था? एडिनोसिन थायमिन के साथ बनाता था पेयर, लेकिन अब आरएनए में क्या होगा? वो यूरेसिल के साथ बनाएगा। However, unlike in the process of replication के प्रोसेस में which one set in the total DNA of an organism gets duplicated, जो टोटल डीएनए है ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाता है। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। कि हमने ये पढ़ा, जब हमने पढ़ा पूरा रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन में क्या था कि पूरा डीएनए कॉपी हो रहा था, पूरा डुप्लीकेट होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही कॉपी होगी आरएनए में, पूरा डीएनए नहीं होगा। दिस नेसेसिटेट्स द डिफाइनिंग द बाउंड्री दैट वुड डिमार्केट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्रिप्ट। तो यही क्या है? एक आवश्यकता है, यही डिफाइन करता है कि कौन सा रीजन या कौन सा पार्ट स्ट्रैंड का जो है कॉपी होना है, कौन ट्रांसक्रिप्ट होना है। वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं कॉपी होते ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे? उसका एक सिंपल सा आंसर है। फर्स्ट, पहला रीज़न, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाए, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, तो वो कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल्स के जो जिनका डिफरेंट सीक्वेंस होगा, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फिर नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा रखनी है, वो एक हमारा मेन प्रिंसिपल है। एंड इन टर्न, जो अगर दे कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, तो उनका सीक्वेंस भी, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा प्रोटीन्स के लिए, वो भी डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी और वो सब चेंजेस आ जाएंगे, वहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगी। हैंस जो एक सेगमेंट होगी डीएनए की, वो कर रही होगी दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए। इसलिए तो पहला रीज़न ये है कि दोनों टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं करती, या दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते डीएनए के, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आएगी। और जब हमारा आरएनए कोड करेगा जब प्रोटीन्स के लिए, तो वहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड आ जाएंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स करेंगे, तो एक डीएनए दो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेगा, वो भी डिफरेंट। तो इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री हमारी नहीं रहेगी। हैंस द वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। और जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना था, वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगी। सेकेंड, दूसरा रीज़न क्या है? जब द टू आरएनए मॉलिक्यूल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और फिर क्या बना लेंगे? वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा आगे प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। तो दिस वुड प्रिवेंट फ्रॉम आरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूटाइल वन। अगर तो दो रीज़न्स है। पहला रीज़न, अगर दोनों कोड भी करते हैं, तो क्या रीज़न है इसके? जो हमारे डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते। पहला, अगर कोड करने लगे तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगी, और एक जो डीएनए है वो दो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा, तो जिसकी वजह से आगे हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी। दूसरा रीज़न, अगर दोनों स्ट्रैंड करते भी हैं कोड, तो जो आरएनए बनेगा फिर वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, फिर वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे, फिर आगे ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा, और वो जो हमारा प्रोसेस था कोई भी फ्यूटाइल बन होगा। फ्यूटाइल मतलब प्रोसेस जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, तो वो प्रोसेस होगा भी लेकिन वो बेकार रहेगा, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? या ये भी पीवाईक्यू है, पूछा गया कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या क्या आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है डीएनए में, उसमें 3 रीजन्स आते हैं: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। There is a convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of transcription unit. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase. अब जो strands हैं उनकी क्या है? अपोजिट पोलैरिटी है, मतलब एक 5' से 3', दूसरा 3' to 5', और उनके पास क्या है? DNA डिपेंडेंट RNA polymerase।
ऑल्सो कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। अभी हम रेप्लिकेशन में पढ़ के आए थे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए का रेप्लिकेशन करा था, डीएनए पॉलीमराइजेशन करा था, वो भी 5' से 3' डायरेक्शन में। वैसे ही जो अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो भी पॉलीमराइजेशन कराएगा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, 5' to 3' में। एंड द स्ट्रैंड हैज़ द पोलैरिटी, और किसकी पोलैरिटी क्या होगी वहाँ पे, 3' से 5', वो किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह। एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसी को क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहा जाता है। द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ अ पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' पोलैरिटी होगी, और जिसका सीक्वेंस आरएनए के बिल्कुल सेम होगा, बस वहाँ पे थायमिडीन मिलेगा एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। तो ये हमारा डीएनए है, ये है 5' से 3' डायरेक्शन की पोलैरिटी। नीचे जो स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी है 3' से 5'। फिर इससे आरएनए बनेगा, ये इसकी पोलैरिटी हुई 5' से 3'। अब ये देखो कैसे, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे इन्होंने कहा जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' है वो किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह। किस स्ट्रैंड की तरह काम करने वाला है वो, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि इसी की कॉपी होके हमारा बनेगा आरएनए, ये बनेगा हमारे। और इन्होंने फिर कहा जो दूसरा अपोजिट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' है, वो किसकी तरह सेम होगा, इस डीएनए का स्ट्रैंड बिल्कुल सेम होगा आरएनए की तरह, बस यहाँ पे क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा यूरेसिल की जगह पे। is displayed during this transcription. Strangely, this strand which does not code for anything is refers to as a coding strand. और इसी स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करेगा। तो ये है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, और नीचे वाला है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है आरएनए के बिल्कुल सेम होता है, बस वहाँ पे क्या मिलता है, यूरेसिल की जगह थायमिन मिलेगा। जितने भी रेफरेंस हैं, जो भी हम रेफरेंस पॉइंट बताते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन सा स्ट्रक्चरल जीन है, कौन सा प्रमोटर है, कौन सा टर्मिनेटर है, तो किसके रेफरेंस में बनता है, वो सारा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताया जाता है। मतलब इसको कंसिडर करते हुए बताते हैं कोडिंग स्ट्रैंड को कि क्या हमारा प्रमोटर रीजन है, कौन सा टर्मिनेटर रीजन है, कौन सा स्ट्रक्चरल रीजन है। टू एक्सप्लेन द पॉइंट हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। अब ये पूरा हमें इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस दिया है, ये देखो 3' to 5' डायरेक्शन वाला क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। दूसरा है 5' से 3' डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। कोडिंग स्ट्रैंड उसका नाम है, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता, तो हम याद रख सकते हैं डज नॉट कोड फॉर एनी थिंग दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। जो किसी चीज़ के लिए कोड ना करे, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग दैट इज़ आर कोडिंग स्ट्रैंड। और उसी के रेफरेंस में ही क्या बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी है 3' to 5' डायरेक्शन में, उससे ही हमारा आरएनए बनता है सिंथेसाइज होके। 5' से 3' डायरेक्शन वाला हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, उसके रेफरेंस पे ही हम सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, जिसका सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है एज सिमिलर टू आरएनए, जो आरएनए का सीक्वेंस होगा। बस जो डीएनए का 5' से 3' पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड है उसमें आपको थायमिन मिलेगा, और आरएनए में क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। अब इन्होंने कहा तुम क्या इस सीक्वेंस राइट कर सकते हो ऊपर वाले आरएनए से, अगर तुम्हें लिखना हो कि क्या सीक्वेंस बनेगा अगर उसे देख के, तो हाँ हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं क्या सीक्वेंस होगा हमारा। देखो अब हम क्या बोल सकते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर सीक्वेंस होता है आरएनए का, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिखेंगे 5' पोलैरिटी। अब इधर टी है, टी की जगह पे क्या आने वाला है यहाँ पे, तो 5' पोलैरिटी है इधर, बिल्कुल इसके सेम होगा, बस क्या होगा, थायमिन की जगह पे क्या मिलेगा, यूरेसिल। तो यहाँ क्या है, थायमिन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूरेसिल। एडेनिन है, एडेनिन की जगह एडेनिन ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको किससे बना रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड से बना रहे हैं। बस यहाँ पे थायमिन की जो जगह होगी उस सब की जगह यूरेसिल आ जाएगा, जहाँ जहाँ थायमिन है। तो UACG, फिर U, फिर A, फिर C, फिर G, फिर UACG, ये है हमारा जो हमने बनाया कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में, बिल्कुल सेम होगा, बस थायमिन की जगह यूरेसिल मिलेगा। अगर हम बनाते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड से, तो टेम्पलेट से कैसे बनेगा, देखो अब टेम्पलेट में हम कंपेयर करें,
ऊपर ये है डीएनए, हमें बनाना है आरएनए। एडेनिन, एडेनिन किसके साथ पेयर करता है डीएनए में? थायमिन के साथ। आरएनए में किसकी जगह क्या आएगा? यूरेसिल। थायमिन की जगह एडेनिन ही आएगा। ग्वानिन की जगह साइटोसिन आएगा। साइटोसिन की जगह ग्वानिन आएगा। एडेनिन की जगह थायमिन आता है, लेकिन आरएनए है तो यूरेसिल आएगा। देखो जो सेम सीक्वेंस बन रहा है ना, UACG UACG, तो ऐसे ही हम पूरा इसको बना लेंगे आगे तक। तो ऐसे बनता है हमारा आरएनए। अब इन्होंने ये बताया गया पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। देखो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड, इसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में। 3' to 5' डायरेक्शन वाला क्या है हमारा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हम बोल रहे हैं कि ये क्या है हमारा? स्ट्रक्चर जीन है, ये प्रमोटर जीन है, तो किसके रेफरेंस में कहा जाता है? वो सब कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में कहा जाता है। तो हम बोलेंगे जो प्रोमोटर रीजन है, ये जो टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चर जीन है, कहाँ से आते हैं? तो प्रोमोटर को हम कहते हैं वो कहाँ लोकेटेड है? 5' एंड पे लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि हमें किसके रेफरेंस में बोलना है? कोडिंग के। तो प्रोमोटर देखो यहाँ लिखा भी होगा, भी हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे टर्मिनेटर को बोलते हैं कि वो 3' एंड के पास है। तो ये पूरा इम्पॉर्टेंट है कि प्रमोटर किसके रेफरेंस में बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं, किस रीजन से स्टार्ट होता है, कौन सा टर्मिनेटर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर जीन है, कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है और कौन सा कोडिंग स्टैंड है। पढ़ते हैं इसे। द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चर जीन। फ्लैंक्ड मतलब ये बीच में स्ट्रक्चर जीन आता है और इसकी तरफ ऐसे लटके हुए हैं दो प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन। क्या बनाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? जो प्रमोटर है उसको कहा जाता है कहाँ लोकेटेड है? 5' एंड ऑफ अपस्ट्रीम। मतलब जो कोडिंग स्टैंड है उसका ये 5' एंड है, ये 3' स्टैंड है, और ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है, इसका 3' एंड है, 5' स्टैंड है। तो कोडिंग के हम बोल रहे हैं, कोडिंग को लेते हुए 5' अपस्ट्रीम, मतलब 5' के ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जीन के, और वहीं पे द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड। वही बताया, ये रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में कहा गया है? कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में कहा गया है। इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज and it is the presence of promoter in the transcription unit that also define the template and the coding strand। और यही चीज़ है जो प्रमोटर ही ऐसी चीज़ है जो डिफाइन करती है कि कौन सा कोडिंग की तरह काम कर जाएगा, कौन सा टेम्पलेट की तरह काम कर जाएगा। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड वुड बी रिवर्स्ड। अगर हम इनकी पोजीशन स्विच कर दें, किसकी? प्रमोटर की और टर्मिनेटर की, तो क्या हो जाएगी? जो हमारा कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड है वो भी रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने कहा प्रमोटर हम कह रहे हैं किसके रेफरेंस में? कोडिंग के रेफरेंस में। तो कोडिंग के रेफरेंस में ही क्या आएगा? 5' पोजीशन प्रमोटर, और प्रमोटर ही ये डिफाइन करता है कि कौन सा, जिस साइड प्रमोटर प्रेजेंट है वही उसी से 5' पोलैरिटी वाला क्या कहलाया जाएगा? 5' to 3' डायरेक्शन वाला कोडिंग स्टैंड कहलाया जाएगा। तो अगर हम उसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं प्रमोटर और टर्मिनेटर की, तो कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड भी हमारे चेंज हो जाते हैं। अब जो टर्मिनेटर है वो कहाँ लोकेटेड होता है? 3' एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्टैंड। कहाँ लोकेटेड है? टूवर्ड्स द 3' एंड, मतलब 3' एंड की तरफ, और डाउन स्ट्रीम ये ऑफ द कोडिंग स्टैंड के, एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और क्या डिफाइन करता है कि अब हमारे ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। टर्मिनेटर रीजन पे जब पहुंच जाता है हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, तो क्या डिफाइन होता है कि अब हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter। कुछ और भी सीक्वेंस होते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंस जो प्रमोटर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं दी सीक्वेंस की जो हम डिस्कस करेंगे जब हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या? आ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अभी क्या है जीन की डेफिनेशन? तो जीन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। Though there is no ambiguity that genes are located on DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence। तो ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है जीन को डिफाइन करना DNA के टर्म्स में। The DNA sequence coding for a tRNA और RNA molecule also define a gene। अब जो DNA का वो सीक्वेंस जो किसी tRNA या RNA के लिए कोड कर रहे हैं हम उसे भी जीन कहते हैं। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be set to a monocistronic। अब ये कह रहे हैं अगर हम सिस्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें कि मतलब सेगमेंट डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी पॉलीपेप्टाइड या किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है या स्ट्रक्चर जीन ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, तो उसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, जो ज़्यादातर किस में देखने मिलता है? यूकैरियोट्स में। या फिर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो किस में देखने मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में।
तो मतलब जीन की बेसिकली कोई डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएनए ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर एक सेगमेंट भी काम कर रही है डीएनए का तो हम उसे भी जीन कह देंगे कि किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रही है। तो यही इसमें बताया गया है कि अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिस्ट्रॉन्स के टर्म्स में कहाँ मिलते हैं, कि मोनोसिस्ट्रॉनिक किस में मिलेगा, तो यूकैरियोट्स में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है। अब जो यूकैरियोट्स हैं वहाँ पे जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन है हमारा, वो इंटरप्टेड होता है बीच बीच में, कोडिंग सीक्वेंस के बीच में। उसमें क्या होता है, मतलब ये यहाँ इंट्रॉन, एक्सॉन्स, इंट्रॉन और एक्सॉन्स मिलते हैं। तो एक्सॉन्स वाला जो पार्ट है वो तो कोडिंग है, और जो इंट्रॉन्स होता है वो होता है नॉन कोडिंग, वो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते लेकिन वो इंटरप्टेड होते हैं बीच में, तो उसे कहते हैं। तो यूकैरियोट्स में ये देखने मिलते हैं इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स वाला। तो वही जीन्स इन यूकैरियोट आर स्प्लिट, जो कोडिंग सीक्वेंस है या फिर जो एक्सप्रेस सीक्वेंस है जिससे कोई प्रोटीन बनेगा तो उसे बोलते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस, वो कहा जाता है, उन सीक्वेंस को कहा जाता है जो अपीयर करते हैं मैच्योर और प्रोसेस्ड RNA में। जो एक्सॉन्स है वो इंटरप्टेड होता है इंट्रॉन्स के थ्रू। इंट्रॉन्स या इंटरवेनिंग सीक्वेंस किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, और वो कहाँ मिलते हैं, हमें किसी भी प्रोसेस या मैच्योर RNA में देखने में नहीं मिलेंगे। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो कॉम्प्लिकेट करता है फिर से जीन को इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो वही अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम जीन को डीएनए के टर्म्स में डिफाइन करना कोई इजी बात नहीं है, वो हर बार कॉम्प्लिकेट होता जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। अब जो कैरेक्टर इनहेरिटेंस से कौन सा आगे जाना है नहीं जाना है वो चीज़ भी अफेक्ट होती है प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन के। हैंड सम टाइम जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है वो लूजली डिफाइंड है एज अ रेगुलेटरी जीन्स, इवन दो दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी RNA और प्रोटीन। अगर वो किसी RNA या किसी प्रोटीन के लिए कोड भी नहीं करते हैं कई बार, तब भी वो डिफाइन होते हैं एज अ रेगुलेटरी जीन्स। तो ये पूरा ये था कि स्ट्रक्चरल जीन क्या है और जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, तो हम किसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ RNA और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कि कितने टाइप्स के हमारे RNA होते हैं और कैसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इस चैप्टर को रीड कर लेना। इसमें आज हमने बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितनी बार रीड करोगे समझ आएगी, और वहाँ से PYQ भी आए तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है, क्या पोलैरिटी होती है, क्या क्या फीचर्स होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।